और आप देख रहे हैं बात विभाग। आज बात विभाग में बात करेंगे सहरसा विधानसभा सीट के बारे में। विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है। सहरसा की समस्या लगातार बरकरार है। अभी वहां से राजद के विधायक वहां से हैं, लेकिन जो सहरसा की समस्या है उसको समाधान करने के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो कभी सामने नहीं है। लगातार जो समस्याएं हैं, ब्रिज की समस्या है, वो आज भी बरकरार है। सड़कें आज भी क्या कहता है खस्ता हाल में है। इन सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ में आज भाजपा के पूर्व विधायक संजीव झा जी जुड़ रहे हैं। संजीव जी, हमको आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। संजीव जी, लॉकडाउन को किस नजर से देखते हैं इस बार? आप कितना सफल हुआ लॉकडाउन कोविड-19 को लेके? कोविड-19 में केंद्र सरकार ने सही समय पे सही फैसला लिया, जो लोगों को नहीं तो यहाँ पे महामारी होती। और लॉकडाउन में सहरसा जो है वह ईश्वर का कृपा है, जो यहाँ पे उसका कम प्रभाव पड़ा है। लेकिन विपक्ष तो आप पे हमेशा आरोप लगा रहा है कि लॉकडाउन में सरकार विफल रही, मजदूर को सही समय पे वापस नहीं ला पाई, क्वारंटाइन सेंटरों पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अब घिरती हुई नजर आती है इस कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम है जो आलोचना करना जी। और तबला पे ताली बजाना और जगह ताली बजाना, दोनों में अंतर होता है। सरकार ने जिस पर तत्परता के साथ काम किया वह हमको लगता है जो एक अपने आप में मिसाल है। और सहरसा में जो क्वारंटीन सेंटर का है वहाँ पे आना, लोगों का रहना और उसको समुचित व्यवस्था करना, इसमें पूरे तरह से प्रशासन ने सक्रियता के साथ काम किया है। जी। और झूठ मूठ का आरोप लगाना करना कुछ नहीं, ये विपक्ष का काम है। जी। देखिए, अच्छा, एक सवाल आता है कि विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है। आप भी वहां का नेतृत्व कर चुके हैं सहरसा सदर विधानसभा से, और लगातार भाजपा के वहां से विधायक रहे। इस बार आरजेडी के विधायक हैं वहां से। लेकिन जो विकास होनी चाहिए थी सहरसा शहर का, वो विकास नहीं हो पाया है। आखिर इसकी मुख्य वजह क्या रही है? देखिए, 2005 में जब विधायक बने थे जी, तो उससे पहले शहर के बीच में जो सड़क थी वह सड़क था या गड्ढा था, इसका भी पता नहीं था। जी जी। वह सारे चीज को व्यवस्थित करने के बाद शहर के बाहर से कैसे निकासी हो, इसके लिए बाईपास का निर्माण करवा किए और गांव-गांव सड़क पहुंचाने का काम जो है एनडीए सरकार ने किया। और उसमें महत्वपूर्ण योगदान जनप्रतिनिधि का होता है, जो कितने तत्परता के साथ उसको करवाया जाता है। जी जी। तो मुझे लगता है जो सहरसा के विकास में 2005 से 10 के बीच में जो विकास हुआ जी, तो जनप्रतिनिधि को और इतना जरूर ख्याल रखना चाहिए, जो समस्या से जो अवगत होगा वही समस्या का समाधान कर पाएगा। जी। अभी जो राजद के हमारे माननीय विधायक अरुण जी हैं जी, तो राजद के विधायक का हमको नहीं लगता है जो आज भी उसी युग में जी रहे हैं जो तेल लगावन लाठी पिलावन और जी, उनको कोई जातीय व्यवस्था के अलावा विकास की कहीं सोच नहीं है। सहरसा इसलिए पिछड़ा हुआ है जो विकास का सोच का अभी जो है कोई है ही नहीं, तो कैसे विकास होगा? देखिए, आप तो आरोप लगा रहे हैं आरजेडी के विधायक पर कि इसके पूर्व आपके ही प्रतिद्वंदी थे आलोक रंजन झा, उन्होंने भी तो विकास नहीं किया। जब आप 2005 से 10 की बात कर रहे हैं तो 10 से लेके 15 इसके बाद की जो स्थिति रही आपको भी पता होगा। आपके ही पार्टी के विधायक थे, उन्होंने भी काम नहीं किया। जितना काम आपके रीजन में हुआ वो उतना ही रह गया, उसके बाद आगे काम बढ़ा नहीं है। तो फिर तो आपके पार्टी के भी लोग तो इस आरोप पे कहीं ना कहीं आपके पार्टी के लोगों पे आरोप लगता है, आपके पूर्व विधायक पे भी। देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट किया, जो जनप्रतिनिधि की जब इच्छा होगी और जनप्रतिनिधि के मन में जब भावना ये होगा जो हम जनप्रतिनिधि इसलिए बने हैं जो हमको क्षेत्र का विकास करना है, सामाजिक सौहार्द कायम करना है, तो विकास होगा। अगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ
जी। इसकी बात आप दूसरे से ले सकते हैं। लेकिन एक और मामला आ रहा है कि चिकित्सा और जो हॉस्पिटल की जो हालात है वो खराब है। आंदोलनकारी हैं एक वहां पे कोई सोहन झा, उनसे हमारे चैनल के मुद्दे की बात में वो आए भी थे। उन्होंने बहुत आंदोलन किया है, लेकिन जो सरकार है, जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कभी उनका साथ नहीं दिया। और आज भी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई सी है सहरसा की। कौन दोषी है इसके लिए, किसको दोषी मानते हैं? आप भी नेतृत्व किए हैं सहरसा का। देखिए, हमने पहले ही आपको कहा, जो जनप्रतिनिधि जो होगा, जिसको इसके प्रति रहेगा, जो मुझे लोगों ने क्यों चुना है, उसके प्रति अगर उसकी सजगता होगी तो व्यवस्था में सुधार होगा। सहरसा सदर अस्पताल कोसी का पीएमसीएच है जी जी। और ये स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो आजादी के समय में उस हॉस्पिटल का स्ट्रेंथ था, डॉक्टर का, नर्स का, ये उसमें जब तक बढ़ोतरी नहीं होगा, आप अगर मान लीजिए निर्माण पे निर्माण करते जाएंगे और उसकी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आदमी को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जी। तो आखिर इसके लिए सर जवाबदेही कौन लेगा? चाहे सरकार लेगी या जनप्रतिनिधि लेगी। जनता तो विश्वास के साथ जनप्रतिनिधि को चुन के विधानसभा में भेजती है, लेकिन जनप्रतिनिधि जब इसका हिसाब नहीं देंगे तो फिर आखिर जनता जाए तो जा कहां? सरकार तो हर एक सुविधा प्रदान कर रही है, उसकी निगरानी जनप्रतिनिधि के द्वारा होता है। और जनप्रतिनिधि अगर उस पे ध्यान न दे, जनप्रतिनिधि का मतलब अगर यह सिर्फ समझ ले जो मुझे लोगों ने चुना है और मैं अब राज करूंगा, तो राज करूंगा तो वह राज ही रह जाएगा। सेवा धर्म, अगर सेवा की भावना नहीं रहेगी तो कैसे होगा? सहरसा सदर अस्पताल के बारे में मैं आपको बता दूं, 2005 से पहले जब आरजेडी की सरकार थी बिहार में, उस समय में हम विधायक नहीं थे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, लेकिन कुत्ता बेड पे सोता था, पेशेंट की कोई गिनती नहीं थी। तो हम लोगों ने युवाओं की टोली बना के जो कंडम पड़ा हुआ था बेड, उसको बाजार से नट वाल्टू खरीद के सब बेड को लगाना, सब बल्ब को लगाना, जनरेटर में सामाजिक सहयोग से चलवाना, डॉक्टरों को अगर अक्सर में दवाई नहीं है तो उसको उपलब्ध करवाना, तब जाके वहाँ पे वो व्यवस्था सुधार हुआ था। तो मैंने पहले ही कहा, जो भावना राजनीति में, जब राजनीतिक व्यक्ति नहीं आएंगे और जो सामाजिक भावना से सरोकार रखने वाले नहीं आएंगे, जो इसको अपना धर्म नहीं समझेंगे, सेवा का माध्यम नहीं समझेंगे, जो इसको अपने साधन का माध्यम समझेंगे, तो सरकार के द्वारा दिए गए सुविधा का भी लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। सही बात जी। विधायक जी, ऐसा है कि एक मामला और है कि ओवर ब्रिज का जो काफी अरसे से ये मांग रही है, आज भी वो अधर में लटकी हुई है। आपके भी विधायक जब थे आप, उस समय से ये मांग उठी है और आज भी वो समस्या बरकरार है। इसको आप किस रूप में देखते हैं कि इसका समाधान कैसे होना चाहिए? क्योंकि लोगों को बहुत ही जरूरी है ओवर ब्रिज का, जो रेलवे क्रॉसिंग की ओवर ब्रिज है वो काफी जरूरत है लोगों को। देखिए, ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए विधायक के समय में हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला के सरकार से इसकी मांग की थी और सरकार ने स्वीकार किया था। कभी कभी आपको इसमें जनप्रतिनिधि का रोल यही है, जो स्थानीय स्तर पे उसका डीपीआर जब बनवा के राज्य सरकार से मंजूर करवा के केंद्र सरकार से स्वीकृति ला के जनप्रतिनिधि आखिर लोग क्यों बनाते हैं, जो आपके काम को राज्य से लेके सेंट्रल करवा के सरजमीन पे उतारने का। और सिर्फ बाहुबल की राजनीति और इस तरह की राजनीति से विकास नहीं होता है, कहीं न कहीं इसमें उदासीनता रही है, इसलिए आज तक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हुआ। जी संजीव जी, एक सवाल और है कि आप छात्र जीवन से ही आंदोलनकारी रहे हैं, लोग पब्लिक के बीच में गए हैं और लगातार
सहरसा का नेतृत्व किए हैं 2005 में, आप 2005 से 10 किए हैं, उसके बाद उससे पूर्व में भी आपको जब चुनाव में जो सरकार गठन नहीं हो सका था उस समय भी आपने जीत का परचम लड़ाया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक जुझारू नेता का लगातार जो लोगों के बीच रहते हैं उनका टिकट काट दिया जाता है 2010 में, किस परिस्थितियों में टिकट काटा जाता है, और आपके जो कहा जाता है शिष्य हैं या जो आपके शागिर्द लोग हैं उनको टिकट दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी में एकजुटता नजर नहीं आ रही है। देखिए, पार्टी में कभी कभी लोग जो है कुछ सरजमीन का अध्ययन सही ढंग से नहीं जा पाता है जी। और कुछ गलत फहमी में लोग कुछ गलत निर्णय कर लेते हैं जी। तो मुझे लगता है जो पार्टी के लोगों को भी सरजमीन का अध्ययन करके जी और राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति में रहना चाहिए और राजनीतिक व्यक्ति जिसने काम किया है, जिसको सामाजिक सोच का मतलब है, उस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, जो कहीं न कहीं भूल हुई। लेकिन आपने तो पार्टी के प्रति जो निष्ठा है वो आपने दिखाने का काम किया है, आपके टिकट भी काट दी जाती है, लेकिन फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो ये आपका बड़ा बड़प्पन है। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि 2005 से में इन्होंने विधानसभा में सहरसा से जीतकर वहां से परचम लड़ाया था और 2010 में राजनीतिक कहा जा सकता है कि समीकरण के कारण इनकी टिकट को काट दी जाती है। ऐसे में लोग पार्टी छोड़ जाते हैं, पार्टी के विचारधारा से अपनी दूरी बना लेते हैं। लेकिन संजीव झा जो भाजपा से पूर्व विधायक रहे हैं वो आज भी लगातार 15 सालों के इस बीच में जो पार्टी इनको टिकट नहीं देती है तो पार्टी के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जमीनी नेता के तौर पे काम करते नजर आते हैं। अब पार्टी में आपके जो जिला की जो कमेटी है उसमें भाजपा में क्या स्थिति देख रहे हैं सर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बदला दूं जी। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की है जी। और जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे तो उस समय में मुझे मालूम ही नहीं था जो विधायक बनूंगा या नहीं बनूंगा जी। देश की जो ज्वलंत समस्या थी राष्ट्रवाद की, उससे ओतप्रोत होके मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू किया और जो भी हम लोग बचपन से नारा लगाते थे वह सारे काम को पूर्ण करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाई अमित शाह जी ने किया जी। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनका ध्येय था जो भारत के ऊपर जो कलंक है धारा 370, 35A, 3 तलाक, ये सब जितने भी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके दीनदयाल उपाध्याय तक जो भी विचारधाराएं थी उसको पूर्ण करने का, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जुड़े थे। इसलिए विचारधारा को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए, एक बहुत जो सवाल है सहरसा के गलियों में सहरसा के लोगों के बीच रहा है कि जब आप विधायक थे, आज लोगों को आपसे जवाब भी सुनना है कि आप जब विधायक थे तो आप परिवारवाद में घिर गए थे, जिससे क्या कहता है जो लोगों का कहना है सहरसा में, आज जनता भी जानना चाहती है आपसे, ये आरोप जो लगता था आप पे आज आपके ही से सुनना चाहती है कि जब आप विधायक थे तो परिवारवाद का कहीं ना कहीं आरोप लगा था आपके ऊपर में, जनता की एक चर्चा भी थी, तो इस पे आरोप पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि मेरा कोई परिवार का कोई लोग राजनीति में आया और परिवार के किसी लोगों ने राजनीति में हस्तक्षेप करने का काम किया और आज के ही मुंह से आज सुन रहा हूँ जो परिवारवाद का आरोप लगा। अगर परिवारवाद का आरोप लगता तो आज भी मैं कह रहा हूँ जो अगर प्रदेश के द्वारा सर्वेक्षण हो और पूछा जाए लोगों से जो किनको होना चाहिए तो 100 में अगर 80 व्यक्ति ने नहीं कहा जो संजीव झा, अगर 75 कहा तो मैं टिकट का दावेदार नहीं हूँ। जी जी। तो इसलिए परिवारवाद असल से मैं विधायक से पहले जो मेरी संपत्ति थी जी और विधायक के बाद भी जो हूँ जी, न मैं कुछ इससे लिया हूँ न दिया हूँ, जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन का सेवा का भाव है, लोगों के बीच में रहने का काम किया हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता है जो कोई आरोप लग सकता है। संजीव जी, एक सवाल है, आखिरी सवाल ले रहे हैं, अगर इस बार आपको अगर पार्टी आप पे विश्वास जताती है, आपको टिकट देती है, तो सहरसा के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे जिसको समाधान करने के लिए आप जनता के बीच जाइएगा?
सहरसा में मुख्य रूप से आज जो यहाँ के मजदूर पलायन कर रहे हैं, अगर इसकी विवेचना की जाए तो मुझे लगता है जो जल संपदा से परिपूर्ण हम हैं, हम अगर विभिन्न तरह से रोजगार सृजन के लिए कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देके मत्स्य पालन, मखाना उत्पादन और इसके प्रोटेक्शन का हम काम करें और जिस तरह का जहाँ पे भौगोलिक है उसके लेके विकास करने का काम करे तो न कोई सहरसा से बाहर काम करने के लिए जाएगा और अपने ही घर में अपने सुख संपन्नता के साथ रहेगा। सिर्फ उसमें प्रेरणा का काम करना पड़ेगा। सरकार के द्वारा भी योजना आती है, सिर्फ उसको सरजमीन पे उतारना होगा। स्वास्थ्य में जो आपने लचरता बतलाई जी, तो उस स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का, जो यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के लिए, सेवा के लिए कहीं दर दर भटकना नहीं पड़े, वह पहली प्राथमिकता होगी। बच्चे का जो आज कहते हैं जो किसी भी राष्ट्र का निर्माण जो होता है उसका शिक्षा मूल अधिकार है, उससे कोई वंचित नहीं रही। और सरकारी इंस्टीट्यूशन जो मृत प्राय हो रही है आज कॉलेज में, और इसमें जो पढ़ाई का जो है सिर्फ एक सेशन मात्र है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिए, तो ये कैसे भरा जाए जो समाज का जो डेवलपमेंट सही नहीं होगा, मानव का विकास, उसके ऊपर प्रयास रहेगा। मैं चाहूंगा जो आगे अगर पार्टी ने मौका दिया जी, तो पार्टी अगर मौका देती है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ ये यहाँ की जनता जीतेगी भी जी, और यहाँ का विकास भी होगा। 2005 से 10 के बीच में जो विकास का काम हुआ, अगर उसके बाद 10 साल में, 2 टर्म में उसका आधा का भी आधा हुआ होगा, तो राजनीति करने का तब मुझे कोई अधिकार नहीं रहेगा। और एक रेखा खींचने का काम ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जी खींच लूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव झा जी। ये थे संजीव झा जो जिन्होंने अपनी बात को बड़ा बेबाकी से रखा। उन्होंने कहा अगर जनता मौका देती तो लचर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करूंगा, और जो 2005 से 2010 के बीच में जो विकास हुआ था, एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, आज जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से भले आदमी प्रताड़ित हो रहे हैं, तो मेरा अपराध के खिलाफ पहले भी लड़ने का था और अपराध मुक्त करने का मेरा ध्येय आज भी रहेगा। जी। तो इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2005 से लेकर जो 10 के बीच में जो विकास सहरसा क्षेत्र में हुआ था, विधानसभा क्षेत्र में, उससे ज्यादा अगर विकास मैं नहीं करके दिखाऊंगा उससे तो जनता के बीच में वोट मांगने का अधिकारी नहीं हूं। और जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मजदूरों का पलायन, उसको मैं रोकूंगा, उसके लिए मैं रोजगार की व्यवस्था कराऊंगा। पार्टियां जो मैं हूं, मुझे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन पे पूर्ण विश्वास है, उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर मैं काम कर रहा हूं और मुझे पार्टी पे पूर्ण रूप से आस्था है। आज बात बेबाक में आपके साथ मैं प्रफुल्ल झा, बस इतना ही।